बात करेंगे अमेरिका की और इसराइल की मनमानी के बारे में, लेकिन थोड़ा सा पहले आपका कमेंट चाहिए। ये जो अंदरूनी मनमानियाँ चल रही हैं, ये जिस तरह से हमारे सरकारी बाबू इतनी मेहनत करते हैं, इतना खून पसीना बहाते हैं, इतनी फ़िक्रमंद होते हैं, तो इनके लिए ये जो इस तरह की मरात अनाउंस हो जाती हैं, इनकी कैपिंग ख़त्म कर दी जाती है, कैसे क्या कमेंट करेंगे? जी, पाकिस्तान में ज़ाहिर है पॉलिसी भी वही बनाते हैं, उन्हीं को खुश रखना चाहिए। तकलीफ सिर्फ ये होती है कि टैक्सेस में जो है हर साल उसको 1-2 ट्रिलियन डॉलर जो रुपए जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। वो 13,000 से 15,000 तक जा चुका हुआ है। और वही तबके जो पुराने थे, जो तनख्वाहदार कब्ज़ा है तबका है, उसके बाद मिडिल क्लास है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और जहाँ पे अपने ख़र्चों की बात आती है कम करने की, वहाँ की बिल्कुल भी कम नहीं किया जाता। पिछले साल बड़ी दाद ली गई थी कि जी ये देखें, एक अजीब इस मुल्क में सबसे बड़ा जो हमारी इकॉनमी को पिछले 10, 20, 30 साल से नुकसान पहुंचा रही है, वो ये हमारे जिन्हें एसओईज कहते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं, ये वो हैं जो जिनका सालाना जो है वो आप समझ लें कि 500 अरब से लेके 1000 अरब तक का लॉस हर साल। और ये पीआईए, रेलवे, स्टील मिल, ये तमाम इदारे जो हैं, और वो इदारे इसलिए तबाह होते हैं कि उनका बोर्ड्स जो होते हैं वो उनके ऊपर चेक होता है कि आप इन पे नज़र रखें कि ये मामला ठीक चल रहे हैं या नहीं है। पिछले साल ये एक बहुत बड़ा फैसला करके बहुत ज़्यादा दाद ली गई कि जनाब ये बोर्ड मीटिंग्स में जो सरकारी अफसरान हैं पहले ही अपनी तनख्वाह लेते हैं, मगर वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं इन बोर्ड्स के, तो वो जब बोर्ड के मेंबर की मीटिंग में जाते हैं तो उनको नवाजा जाता है। तो उन्होंने कहा जी ये एक बोर्ड की मीटिंग का ये मीटिंग्स में जो जाते हैं तो ये साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकते। याद रहे कि उनकी तनख्वाहें, उनके पर्क्स अलहदा हैं। और बड़ी दाद ली गई कि देखिए गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑस्टेरिटी कर दी जो है, तो ये दाद दी गई। अब जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट वैसे कोई ख़ास बिल्कुल नहीं हो रहा था, इस साल में भी वही नोट कमाए गए, मगर अब जो है ना वो कैप ख़त्म कर दी है कि जनाब जितना मर्ज़ी कमाएं। और कमाया कितना जाता है आप देखें, कुछ हैं जहाँ पे 1-2 लाख रुपए पर बोर्ड मीटिंग का दिया जाता है। कुछ इदारे हैं जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल पार्को है, पीटीसीएल है। अब ये पार्को के अंदर जो है ना वो पेट्रोलियम का सेक्रेटरी साहब भी होते हैं, फाइनेंस के सेक्रेटरी साहब भी होते हैं, इस तरह ही जो पीटीसीएल में आईटी के सेक्रेटरी साहब होते हैं, फाइनेंस वाले भी शायद आ जाते हों। 2-3 ये मिनिस्ट्रियाँ के जो है ना ये बोर्ड के ऊपर होते हैं। और पार्कों की इस तरह के इदारे हैं जिनकी $5000 एक बोर्ड की मीटिंग का देते हैं, और कई दफ़ा 2-3 मीटिंग एक टूर में करवा लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और कई दफ़ा दुबई में, सिंगापुर में ये इनकी जो बोर्ड की मीटिंग रखी जाती है, और उसमें पूरी फैमिली जो है वो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करती है, 5 स्टार होटल में वहाँ पे ठहरती है, और तो $5000 जो है ना तकरीबन इतना तक भी दे देते हैं। और ये 14 लाख रुपया बनता है सिर्फ एक ही बोर्ड की मीटिंग का। और कई दफ़ा होता है कि जी वो 2-2 मीटिंगें भी हो जाती हैं, और कई दफ़ा वो दफ्तर में बैठे हैं, वीडियो पे मीटिंग हो गई, उसके भी पैसे आ जाते हैं। तो ये एक साइड पे माल बनाने का तरीका रखा हुआ है। तो वो बहरहाल कैपिंग खत्म हो गई है, वो उन्होंने कहा कि जनाब वो करें, वो उसकी बद तक भी समझ आती है। उन्होंने कहा जी जब मिनिस्टर्स अपनी बढ़ा सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस बना सकते हैं, तो अशराफिया के इस तबके के अंदर जो है ब्यूरोक्रेट्स, वो तो जाहिर है ना उनके ज़रिए ही सारे पैसे जाने हैं, तो वो ही बनाएंगे। मगर मज़ेदार ये है कि इस खबर में मैं देख रहा था कि ये साथ में ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़ोर दिया है कि ऑस्टेरिटी बड़ी ज़रूरी है, और इसके लिए जो है ना कारें नहीं खरीदी जाएंगी, और फलाने एक्सपेंडिचर जो है उसके ऊपर बड़ा कंट्रोल है, क्योंकि मुल्क के अंदर देखें ऑस्टेरिटी बड़ी ज़रूरी है। वो भी साथ में तकरीर किया गया। उसके लिए भी जब कारें चाहिए होती हैं तो वो दोबारा ख़रीद लेते हैं। जिस तरह FBR के लिए रिसेंटली ख़रीदी गई थी कि जी ज़रूरत बना देते हैं कि जी बड़ा ज़रूरी है FBR के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए जो है कारें बड़ी ज़रूरी हैं, और वो भी SUVs और बड़ी बड़ी कारें ज़रूरी हैं। वो सारी आप इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट के बच्चे जो हैं उनके स्कूल कॉलेजों में चले जाएँ, मार्केट में चले जाएँ, वो सारी सरकारी गाड़ियाँ जो है बच्चे चला रहे होते हैं, बेगमात चला रही होती हैं। तो ये है निज़ाम सल्तनत।
और ये इस वक्त हो रहा है कि आज हम जिस तरह फोकस आपने अपने दाइये में भी किया कि इस वक्त पूरी दुनिया एक बंधी हुई है और तमाम नज़रें हैं कि ना सिर्फ कि खित्ते की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि बढ़ सकती है और ये आलमी जंग भी बन सकती है। तो तमाम मुल्क अपने मफादात के मुताबिक अपनी जो है पॉलिसीज़ को देख रहे हैं और जो है बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं, कैसे इससे निपटा जाए जो है ऐसे वक्त में हो रहा है। ज़ाहिर है ये जिस वक्त आपने इब्तिदाई में जैसे दिखाया, सबसे बड़ी तो खबर ये थी कि नेतन्याहू जो है वो अमेरिका के दौरे पे हैं और ये देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि ट्रंप उनको बुला के क्या उनकी सरजनिश करेंगे और कहेंगे इनफ इज़ इनफ, कि बस बहुत हो गई, सीज़ फायर गाज़ा में भी किया जाए इम्प्लीमेंट और ईरान के साथ भी मामला ठीक करिए, क्योंकि उन्होंने ओब्लिटरेट कर दिए उनके जोहरी तकाज़े भी और वो जीत गए हैं। तो शायद जो दरमियान में, क्योंकि नेतन्याहू को एक आध दफ़ा बड़े रेयरली होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि ईरान के ऊपर जब जहाज़ भेजे गए तो मैंने उनको कि वापस बुलवाया कि ये वापस करें और जंग ख़त्म करें। तो तमाम नजरें थी कि क्या ये सलूक होता है, मगर वहाँ पे बिल्कुल ये जो इस वक्त भी दिखाया जा रहा है टीवी के स्क्रीन के ऊपर कि वहाँ बिल्कुल उल्टा था। क्लियरली नज़र आ रहा है कि सस्पेंस ख़त्म हो गया है कि अमेरिका की पॉलिसी वही होगी जो नेतन्याहू चाहेंगे। और उन्होंने अक्सर जो सवाल मीडिया से चंद जो हुए उनका जी यही बताएंगे। तो दो सस्पेंस ख़त्म हो गया, दो तीन चीज़ें उन्होंने क्लियरली कर दी हैं। पहली तो नेतन्याहू ने ही कहा, उन्होंने पूछा कि जी ये 2 स्टेट की याद रहे कि ये अमेरिका की ऑफिशियल पोजीशन रही हुई है, अमेरिका ने ही वो माहिदा 2 स्टेट जो का माहिदा जो करवाया गया था इसराइल में और फ़लस्तीन के दरमियान, वो अमेरिका की ही निगरानी में हुआ था। वो उससे उन्होंने कहा जी नेतन्याहू साहब बताएंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो बन सकती है फ़लस्तीन वालों को, मगर हम उनको सिक्योरिटी नहीं इजाज़त दे सकते क्योंकि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म बन सकती है। फ़लस्तीनियों को हुकूमत का हक मिलना चाहिए मगर सिक्योरिटी मामलात इसराइल के पास ही रहने चाहिए। और एक तो ये फैसला हो गया जिससे कि ये पता चल रहा है कि कोई किसी किस्म का उनका इरादा नहीं है, उनको इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन को राइट अपार्थीड का ही कानून चलेगा, सिक्योरिटी वो एज अ कॉलोनी ही रहेंगे अगर वो भी नौबत आई। और दूसरा जो है क्लियरली जो ये इशारे किनारे से काफ़ी अर्से से बात चल रही थी कि गाज़ा को जो है वो जो रिवियरा बना दिया जाएगा और उसी की तरफ लगता है और प्लान क्लियरली नज़र आ रहा है कि उसका बाकायदा उन्होंने ऐलान किया कि जी वो दूसरे मुल्कों से इस वक्त बातचीत चल रही है जहाँ पे वॉलंटरली, ये लफ्ज़ वॉलंटरली बड़ा है कि अपनी मर्ज़ी से अगर वो जाना चाहें तो हम उनको भिजवाएंगे। ट्रंप साहब ने भी कहा कि उनकी मर्ज़ी होगी तो उनको भिजवा दिया जाएगा। नेतन्याहू ने भी कहा कि हाँ अगर वो वहाँ खुश रहते हैं तो बिल्कुल उनको भिजवाया जाएगा, मगर वो वॉलंटरली इतना है नहीं है। क्लियरली नज़र आ रहा है प्लान कि वहाँ पे बाकायदा प्लानिंग करके उस तरफ उनको धकेला जा रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली शायद इजिप्ट और जॉर्डन मेरा ख्याल है वो ज़रा उनको थोड़ा सा शायद एतराज़ हो, लीबिया जैसे मुल्कों के अंदर जहाँ पे उनकी अपनी वो है, सीरिया या इस तरह के जहाँ अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें हैं, तो वहाँ उनको पुश करके खाली करवाया जाएगा। और उसके लिए तरीक़ाकार बड़ा सीधा सा नज़र आ रहा है कि जब आप देखें कि आपको गोलियां चल रही हों, आज भी कितने शहीद हुए हैं, तकरीबन मेरा ख्याल 75 के करीब अभी भी हमले जारी हैं और जंग वहाँ जारी है। हमास के का भी एक हमला हुआ जिसमें 5 इसराइली मारे गए हैं और 78 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। हमले, जंग हो रही हो, गोलियां चल रही हो, बमबारी चल रही हो, खाने पीने को हो ना हो और घर आपका तबाह हो गया तो कौन वहाँ से मूव नहीं करना चाहेगा। उसको वो कहेंगे वॉलंटरली कि जी ये देखें आपके लिए जो ना लिबिया में, सीरिया में या जहाँ भी है ये आपके लिए घर वगैरह बना दिए गए हैं, आप वहाँ चले जाएं। तो उसके बाद जाहिर है वो सारे जो पट्टी खाली हो जाएगी, गजा भी खाली हो जाएगा, वेस्ट बैंक में भी आबादियाँ बन जाएंगी, वहाँ भी बन जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। पहले ही जो फिगर्स आ रहे हैं ना, बचाया जाता था कि 60,000 के करीब जो अब जंग में अब तक 2 साल में शहीद हो चुके हुए हैं। अभी मैं गौर कर रहा था कि आबादी जो पहले बताई जाती थी फ़लस्तीनियों की वो 2.2 मिलियन बताई जाती थी, 22 लाख। अभी मैं सुन रहा था इसराइली एक मिनिस्टर हैं वो कह रहे थे 1.8 मिलियन, 18 लाख।
मतलब 4 लाख जो है सो ये खदशा भी है इस बात का कि ये जो बात बताई जाती है कि 60,000 के करीब जो है फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, 12,000 जिनमें बच्चे हैं, ये फिगर शायद बहुत ज़्यादा हो, ये लाखों में हो, अभी नहीं इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। तो वो उसके ऊपर ये वाला एक है। दूसरा ओवरऑल जो सस्पेंस है कि क्या इन सीज़ फायर हो पाएगा गाज़ा में, और ईरान दोनों की नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है और दोनों जुड़े हुए भी हैं। तो दोनों जगह बातचीत के इशारे तो आए हैं। कतर में इस वक्त हमास की और इसराइलियों की मुलाकातें जारी हैं और वो कह रहे हैं 1-2 हफ्ते में ट्रंप साहब कि शायद इनका कुछ नतीजा निकल आए। इसराइल की सबसे ज़्यादा जोर है अपने जो उनके कैदी हैं वहाँ पे उनको आज़ाद करवाने में।